नमस्ते। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो शेल्फ, जहां अंग्रेजी किताबें मिलती हैं सरल हिंदी ऑडियो बुक में। आज हम शुरू कर रहे हैं जेन ऑस्टिन का प्रसिद्ध उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये कहानी है दो बहनों की, एक जो दिमाग से सोचती है और भावनाओं को नियंत्रण में रखती है, और दूसरी जो दिल से जीती है और बिना सोचे समझे प्यार कर बैठती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1। डैशवुड परिवार लंबे समय से ससेक्स में बसा हुआ था। उनकी जागीर बड़ी थी और उनका निवास नॉरलैंड पार्क में था, जो उनकी संपत्ति के केंद्र में था, जहां कई पीढ़ियों से वे इतने सम्मानजनक तरीके से रहते थे कि उन्होंने अपने आसपास के परिचितों की सामान्य अच्छी राय हासिल कर ली थी। इस जागीर का पिछला मालिक एक अविवाहित व्यक्ति था, जो बहुत अधिक उम्र तक जीवित रहा और जिसने अपने जीवन के कई वर्षों तक अपनी बहन को लगातार साथी और घर की देखभाल करने वाली के रूप में रखा था। लेकिन उसकी मृत्यु, जो उसकी अपनी मृत्यु से 10 साल पहले हुई थी, ने उसके घर में एक बड़ा बदलाव ला दिया, क्योंकि उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसने अपने भतीजे मिस्टर हेनरी डैशवुड के परिवार को अपने घर में आमंत्रित किया और स्वीकार किया, जो नॉरलैंड जागीर का कानूनी उत्तराधिकारी था और वो व्यक्ति जिसे वो ये संपत्ति वसीयत में देना चाहता था। अपने भतीजे और भतीजी और उनके बच्चों के साथ बूढ़े सज्जन के दिन आराम से बीतते थे। उन सभी के प्रति उसका लगाव बढ़ गया। मिस्टर और मिसेस हेनरी डैशवुड का उसकी इच्छाओं पर लगातार ध्यान देना, जो न केवल स्वार्थ से आता था बल्कि दिल की अच्छाई से आता था, उसे हर तरह का ठोस आराम मिलता था जो उसकी उम्र में मिल सकता था, और बच्चों की खुशी ने उसके जीवन में एक नया स्वाद जोड़ दिया। पहले विवाह से मिस्टर हेनरी डैशवुड का एक बेटा था, अपनी वर्तमान पत्नी से 3 बेटियां। बेटा एक स्थिर, सम्मानित युवक था, अपनी मां की संपत्ति से अच्छी तरह से संपन्न था, जो बड़ी थी और जिसका आधा हिस्सा उसके बालिग होने पर उसे मिल गया था। इसी तरह अपने विवाह से भी, जो जल्द ही हुआ, उसने अपनी संपत्ति में और वृद्धि की। इसलिए नॉरलैंड जागीर का उत्तराधिकारी उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उसकी बहनों के लिए, क्योंकि उनकी संपत्ति, जो उनके पिता को उस संपत्ति के विरासत में मिलने से मिल सकती थी, बहुत कम हो सकती थी। उनकी मां के पास कुछ नहीं था और उनके पिता के पास अपने निपटान में केवल 7,000 पाउंड थे, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की संपत्ति का शेष आधा हिस्सा भी उसके बच्चे के लिए सुरक्षित था और उसे उसमें केवल जीवन भर का अधिकार था। बूढ़े सज्जन की मृत्यु हो गई, उनकी वसीयत पढ़ी गई और लगभग हर दूसरी वसीयत की तरह उसने खुशी से ज्यादा निराशा दी। वो न तो इतना अन्याय करने वाला था और न ही इतना एहसान फरामोश था कि अपनी जायदाद अपने भतीजे के लिए न छोड़े, लेकिन उसने उसे ऐसी शर्तों पर छोड़ा कि वसीयत की आधी कीमत ही खत्म हो गई। मिस्टर डैशवुड ने इसे अपने लिए या अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और बेटियों के लिए ज्यादा चाहा था। लेकिन ये उसके बेटे और उसके बेटे, जो 4 साल का बच्चा था, के लिए इस तरह से सुरक्षित कर दिया गया था कि उसे अपने सबसे प्यारे लोगों के लिए, जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, जायदाद पर कोई चार्ज लगाकर या उसकी कीमती लकड़ियों को बेचकर कुछ भी करने की शक्ति नहीं बची थी। पूरी जायदाद इस बच्चे के फायदे के लिए बांध दी गई थी, जिसने नॉरलैंड में अपने पिता और मां के साथ कभी कभी आने पर अपने चाचा का प्यार इस तरह से जीत लिया था, जो 2 या 3 साल के बच्चों में आम तौर पर होता है। अपूर्ण बातें, अपनी बात मनवाने की जबरदस्त इच्छा, कई चालाकियां और बहुत ज्यादा शोर, जिसने सालों से अपनी भतीजी और उसकी बेटियों से मिले सभी ध्यान की कीमत को कम कर दिया था। हालांकि उसका मतलब बुरा करना नहीं था, और तीनों लड़कियों के प्रति अपने प्यार की निशानी के तौर पर उसने उन्हें 1,000 पाउंड दिए। मिस्टर डैशवुड की निराशा शुरू में बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनका स्वभाव खुशमिजाज और आशावादी था, और वो उम्मीद कर सकते थे कि वो कई साल जिएंगे और किफ़ायत से जीकर पहले से बड़ी और लगभग तुरंत बेहतर होने लायक जायदाद की कमाई से एक अच्छी खासी रकम बचा लेंगे। लेकिन जो किस्मत इतनी देर से आई थी, वो उनके पास सिर्फ 12 महीने रही। वो अपने चाचा के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे और 10,000 पाउंड, जिसमें पिछली वसीयतें भी शामिल थीं, उनकी विधवा और बेटियों के लिए बचा था। जैसे ही उनके खतरे का पता चला, उनके बेटे को बुलाया गया और मिस्टर डैशवुड ने बीमारी की हालत में जितनी ताकत और जोर से हो सकता था, अपनी ससुर मां और बहनों के हितों की रक्षा करने की सिफारिश की। मिस्टर जॉन डैशवुड में बाकी परिवार जैसी मजबूत भावनाएं नहीं थीं, लेकिन उस समय इस तरह की सिफारिश से उन पर असर पड़ा और उन्होंने उन्हें आरामदेह बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का वादा किया।
उनके पिता ऐसे आश्वासन से निश्चिंत हो गए और मिस्टर जॉन डैशवुड को तब सोचने का समय मिला कि वो समझदारी से उनके लिए कितना कुछ कर सकते हैं। वो कोई बुरे स्वभाव का नौजवान नहीं था, इसकी सिवाय कि वो थोड़ा ठंडे दिल का और थोड़ा स्वार्थी था, लेकिन कुल मिलाकर उसका सम्मान किया जाता था क्योंकि वो अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन ठीक से करता था। अगर वो किसी ज्यादा मिलनसार औरत से शादी कर लेता तो वो जितना था उससे ज्यादा सम्मानित हो सकता था। वो खुद भी मिलनसार बन सकता था क्योंकि जब उसने शादी की थी तो वो बहुत छोटा था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन मिसेस जॉन डैशवुड उसकी एक मजबूत कैरिकेचर थी, ज्यादा संकीर्ण विचारों वाली और स्वार्थी। जब उसने अपने पिता से वादा किया तो उसने मन ही मन सोचा कि वो अपनी बहनों को 1000 पाउंड का तोहफा देकर उनकी किस्मत चमका देगा। तब उसे सच में लगा कि वो ऐसा कर सकता है। अपनी मौजूदा इनकम के अलावा हर साल 4000 पाउंड मिलने की उम्मीद और साथ ही अपनी माँ की बाकी बची हुई दौलत उसके दिल को सुकून दे रही थी और उसे उदारता दिखाने के काबिल महसूस कर रही थी। यस, वो उन्हें 3000 पाउंड देगा। ये उदार और अच्छा होगा। ये उन्हें पूरी तरह से आराम देने के लिए काफी होगा। 3000 पाउंड, वो इतनी बड़ी रकम बिना किसी खास परेशानी के दे सकता है। उसने पूरे दिन और लगातार कई दिनों तक इस बारे में सोचा और उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। जैसे ही उसके पिता का अंतिम संस्कार खत्म हुआ, मिसेस जॉन डैशवुड अपनी ससुर माँ को अपने इरादे की कोई खबर दिए बिना अपने बच्चे और नौकरों के साथ आ गई। कोई भी उनके आने के अधिकार पर सवाल नहीं कर सकता था। पिता की मौत के पल से ही घर उनके पति का था, लेकिन उनके व्यवहार की बेशर्मी बहुत ज्यादा थी और मिसेस डैशवुड जैसी हालत वाली औरत के लिए, जिसमें सिर्फ आम संवेदनाएं थीं, ये बहुत अप्रिय रहा होगा। लेकिन उसके मन में सम्मान की भावना इतनी गहरी थी, उदारता इतनी रोमांटिक थी कि इस तरह का कोई भी अपमान, चाहे किसी ने भी किया हो या सहा हो, उसके लिए अटूट नफरत का कारण था। मिसेस जॉन डैशवुड अपने पति के परिवार में कभी भी किसी की पसंदीदा नहीं थी, लेकिन अब तक उसे ये दिखाने का मौका नहीं मिला था कि वो जब जरूरत पड़ती है तो दूसरे लोगों के आराम की कितनी कम परवाह करके काम कर सकती है। मिसेस डैशवुड को ये बुरा व्यवहार इतना चुभा और उन्होंने अपनी बहू से इसके लिए इतनी नफरत की कि लाटर के आने पर वो हमेशा के लिए घर छोड़ देती अगर उसकी सबसे बड़ी बेटी की प्रार्थना ने उसे पहले जाने के सही गलत के बारे में सोचने पर मजबूर न बनाया होता और उसके अपने तीनों बच्चों के लिए उसके प्यारे नर्म दिल ने उसे बाद में रुकने का फैसला न करवाया होता और उनके खातिर अपने भाई के साथ झगड़े से बचने का फैसला न किया होता। एलेनोर, ये सबसे बड़ी बेटी, जिसकी सलाह इतनी असरदार थी, उसमें समझदारी और फैसले लेने की ठंडक थी, जिसने उसे, हालांकि वो सिर्फ 19 साल की थी, अपनी माँ का सलाहकार बनने के काबिल बनाया और उसे अक्सर उन सभी के फायदे के लिए मिसेस डैशवुड के मन की उस जल्दबाजी को रोकने में मदद की जो आमतौर पर नासमझी की ओर ले जाती थी। उसका दिल बहुत अच्छा था, उसका स्वभाव स्नेही था और उसकी संवेदनाएं मजबूत थीं, लेकिन वो उन्हें काबू करना जानती थी। ये एक ऐसी जानकारी थी जो उसकी माँ को अभी सीखनी थी और जिसे उसकी एक बहन ने कभी न सीखने का फैसला किया था। मैरियन की योग्यताएं कई मामलों में एलिनोर के बराबर थी। वो समझदार और चालाक थी, लेकिन हर चीज में जल्दबाज। उसके दुख, उसकी खुशियों में कोई संयम नहीं था। वो उदार, मिलनसार, इंटरेस्टिंग थी। वो समझदार होने के अलावा सब कुछ थी। उसके और उसकी माँ के बीच समानता बहुत ज्यादा थी। एलिनोर ने चिंता के साथ अपनी बहन की संवेदनाओं की अधिकता को देखा, लेकिन मिसेस डैशवुड ने इसे महत्व दिया और संजोया। अब वो एक दूसरे को अपने दुख की तीव्रता में बढ़ावा दे रही थी। दुख की पीड़ा जिसने उन्हें पहले अभिभूत कर दिया था, उसे जानबूझकर फिर से जगाया गया, उसे खोजा गया, उसे बार बार बनाया गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने दुख के हवाले कर दिया, हर विचार में दुख की बढ़ोतरी की तलाश की और भविष्य में कभी भी सांत्वना स्वीकार न करने का फैसला किया। एलेनोर भी बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर सकती थी। वो अपने आप को संभाल सकती थी। वो अपने भाई से सलाह ले सकती थी, अपनी भाभी के आने पर उसका स्वागत कर सकती थी और उसके साथ उचित ध्यान से पेश आ सकती थी। अपनी माँ को भी इसी तरह की कोशिश करने के लिए जगाने और उसे इसी तरह के संयम के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मार्गरेट, दूसरी बहन, एक अच्छे स्वभाव की अच्छी लड़की थी, लेकिन चूंकि उसने पहले ही मैरियन का रोमांस काफी हद तक अपना लिया था, बिना उसकी ज्यादा समझ के, तो 13 साल की उम्र में वो जीवन के बाद के दौर में अपनी बहनों के बराबर होने की उम्मीद नहीं जगाती थी। तो ये था सेंस एंड सेंसिबिलिटी का पहला चैप्टर।
आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो शेल्फ के साथ। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।